हेलो बच्चास, छोटास एंड बड़ास। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लेकर आ गए हमारी नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम आगे के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके आ जाइए। तब तक मैं इंट्रो डाल रही हूँ। लेट्स डू विद आर के। तो आ गए सारे। चलो तो शुरू करते हैं फिर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। क्या पढ़ा था? धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में पढ़ा था। धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, ये दोनों ही अनादर्श विलयन के प्रकार होते हैं। हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। अब देखो, नाम से ही पता चल जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। इसने कहा अणुसंख्यक गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ के गुण कैसा है, वो कैसा नहीं है, उसका धर्म यानी कि उसका काम धंधा क्या है, क्या करना है उसे, किस काम में वो आता है, वो उसके गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि उसकी कोई विशेषता वगैरह होगी, उसको गुणधर्म कह देंगे। अब वो जो उसके गुणधर्म है ना, ऐसे गुणधर्म है जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हो। किस पर निर्भर करते हो? अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो। किस पर निर्भर करते हो? अणुओं की संख्या पर। ऐसे गुणधर्म को क्या कहेंगे हम? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब देखो, डेफिनेशन हमने समझ ली। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? वे गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो। ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है उसको कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझ में आया? क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको कहेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। फिर हिमांक में अवनमन। समझ में आया? क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। और उसके बाद जो लास्ट रहेगा वो होगा हमारे पास परासरण दाब। ये जो परासरण दाब टॉपिक है ना, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहना, आगे तक क्लास में बने रहना। ठीक है। तो जो हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म है वे 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। फिर इसी चैप्टर में पीछे कुछ टॉपिक पहले मैंने ये पढ़ाया था। उसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। क्या होगा? परासरण दाब। परासरण और परासरण दाब 2 टॉपिक है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे चलें? ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो, एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी अवनमन लिखा आ जाए ना, अवनमन का मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी इसका मतलब घटना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी इसका मतलब घटना ही होगा। जहाँ पर भी अवनमन लिखा आ जाए वहाँ पर उसका मतलब क्या होगा? घटना या किसी भी चीज़ की कमी होना। क्या होना? कमी होना। क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, यानी कि क्या होगी? कमी होगी। जो वाष्प दाब हमें दिया जाएगा उसमें कमी होने वाली है। जैसे हमने ऋणात्मक विचलन में पढ़ा था ना, जो वाष्प दाब था उसमें कमी होती है, ऐसे ही इसमें भी कमी होती है। उसे कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखो, डेफिनेशन यही होने वाली है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की, कि उसके वाष्प दाब के मान में जो आपेक्षिक कमी, आपेक्षिक अवनमन होता है उसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही डेफिनेशन हमें लिखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में है क्या। इसमें कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी है। जो फॉर्मूला या कैलकुलेशन हमें मिलती है ना, वो हमारी आगे यूज़ होती है, उसका यूज़ होता है। तो वो हम अब निकालने वाले हैं कैलकुलेशन करके। तो देखो, हमने सबने राउल्ट का नियम पढ़ा था ना। राउल्ट का नियम क्या था? पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। ये हम सब ने पढ़ा था कि राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के, विलेय या विलायक पदार्थ का जो वाष्प दाब होगा, आपेक्षिक वाष्प दाब, वो उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के जो है गुणनफल के बराबर होता है, या फिर
मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, हम अगर कहें हमें यहाँ से मोल अंश का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पी नोट ए को इसकी मल्टीप्लाई से हटाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे, ये एक्स से अकेला रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, यानी कि पी ए अपॉन पी नोट ए, और ये बचेगा यहाँ पर एक्स ए। अब हमने शुरुआत में ही पढ़ा था चैप्टर की कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से अगर हम एक्स ए का मान निकालना चाहें तो वो होगा 1 माइनस एक्स बी, और ये मान अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, हमें पता है एक्स बी क्या है हमारे पास, मोल अंश है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर है -1। अब हमें अकेले मोल अंश का जो है मान निकालना है तो इस -1 को इधर से हटाना पड़ेगा। हमारे पास जो एक्स बी का मान है वो माइनस का है तो इसे प्लस का बनाना पड़ेगा, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है, तभी इसका मान निकल पाएगा। तो इसे हम इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से कैसा होने वाला है प्लस, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको एग्जैक्ट नहीं कहते। माइनस इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, और इधर प्लस की प्रॉपर्टी इधर जाएगी कैसी हो जाएगी माइनस की। तो देखो लिखते हैं, ये एक्स भी इधर आकर प्लस का हो गया, ठीक है, 1 जहाँ था वहीं रहेगा, माइनस करेंगे पी ए अपॉन पी नोट ए। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करें अगर हम एक्स बी की, किसकी, एक्स बी की, तो देखो एक्स बी है हमारे पास मोल अंश, और मोल अंश क्या होता है, ये विलेय का मोल अंश है तो ये हो जाएगा विलेय के कुल मोलों की संख्या बटे कुल विलयन के मोलों की संख्या, ये होता है। और बराबर किसके चल रहा था, ये पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान देंगे हम कि जो एन बी और एन ए है, इन दोनों की अगर हम आपस में तुलना करते हैं तो जो एन बी विलेय है ना वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जब हम तुलना करते हैं तो ये बहुत ही कम होता है, तो यहाँ हम दिखा देते हैं जो एन बी है वो बहुत छोटा है एन ए से, इसीलिए हम एन बी को लगभग 0 मान लेते हैं। ये लगभग 0 मानने का निशान है, हम इसको 0 नहीं कह रहे डायरेक्ट, हम कह रहे हैं लगभग 0 के बराबर है। समझ में आया। तो अब इस मान को हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन बी अपॉन एन ए, सिर्फ एन ए, क्योंकि हमने एन बी को तो लगभग 0 के बराबर बता दिया था यहाँ पर जब हमने तुलना की थी। अब इसके बाद अगर हम देखते तो यहाँ पर था पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। अब देखो ये क्या है, मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या। हमने शुरुआत में ही ये पढ़ लिया था कि जो मोलों की संख्या होती है वो होती है भार बटे अणुभार। हम भार को W से और अणुभार को कैपिटल M से दर्शाते हैं। अगर विलेय का होगा तो B लगा देंगे और अगर विलायक का होगा तो हम A लगा देंगे। ये बात समझ में आई। तो अगर हम ये मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB और उसके बटे में WA अपॉन MA, और ये बराबर किसके था, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। अब देखो हमें एक बात पता है कि अंदर जब भी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम अंदर वालों के अंदर और बाहर वालों की बाहर गुणा कर देते हैं, यानी कि MA की मल्टीप्लाई WB के साथ होने वाली है। इसको लिखेंगे हम WB मल्टीप्लाई MA, इसके बटे में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी कि MB मल्टीप्लाई WA, और ये जैसा था वैसा ही रहने वाला है, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। मुख्यतः अनुसंख्यक गुणधर्मों का जो इस्तेमाल है वो अणुभार यानी कि मोलर मास या फिर मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, चाहे विलेय का ज्ञात करना हो या विलायक का। अनुसंख्यक गुणधर्मों का मुख्य काम यही होता है। ये बात समझ में आई। इसीलिए हमने अपने सिंपल फॉर्मूले को इस क्रिटिकल फॉर्म में चेंज किया, क्योंकि हमें यहाँ से अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान या मोलर मास की गणना करनी थी। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे चले। अभी एक बार इसको रिवाइज कर लेते। तो हमने अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? वे गुणधर्म जो केवल किसी भी विलायक की
किसी भी विलायक की संख्या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये बात समझ में आई थी। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब हमने पढ़ा था कमी होता है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब परासरण दाब जिसे कहते हैं हम परासरण दाब। ये बात समझ में आई थी। फिर उसके बाद हमने जो हमारा टॉपिक था किसी भी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वो पढ़ा। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि भाई विलय की तुलना में विलायक में जो आपेक्षिक दाब में कमी आती है, अवनमन होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? आपेक्षिक अवनमन। ये बात समझ में आई थी। अब उसके बाद हमने न्यूमेरिकल के रूप में इसको सोल्व किया था कैलकुलेटिव फॉर्म में, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें मिली थी ये वैल्यू लास्ट में। ये बात समझ में आई थी यहाँ तक। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? सामान्यतः जो हमारा अणुभार होता है ना, यानी कि मोलर द्रव्यमान, उसको ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल कराते हूँ। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किसी ताप पर, यानी कि कोई भी टेम्परेचर होगा, मैं टेम्परेचर बताया नहीं है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्या दिया गया हमें? वाष्प दाब। और शुद्ध बेंजीन का दिया। मैंने कहा था जहाँ पर भी शुद्ध पढ़ लोगे वहाँ पर नोट की बात होगी। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद कहा 0.5 ग्राम, कितना? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य का मतलब होता है जो अपघटित न हो, यानी कि टुकड़ों में न टूटे किसी भी विलय में मिलने के बाद। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान हमें दे दिया गया है, में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि ये पी का मान दिया हमें, पी का इतने बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? क्या ज्ञात करने के लिए कहा? ठोस का मोलर द्रव्यमान। अब हमें पता कैसे चलेगा जो हमारा ठोस है वो Ma है कि Mb है, यानी कि विलेय है या विलायक है? तो उसको पता करने का बहुत आसान सा तरीका जो मैंने शुरुआत में बताया था, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक और जिसकी कम होगी वो विलेय। यानी कि जो हमारा विद्युत अनअपघट्य है वो WB होगा। क्या होगा? WB। बी यानी कि विलेय। तो हमें विद्युत अनअपघट्य का ही मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा? Mb, यानी हमें Mb ज्ञात करना है। Ma हमें दिया गया है। बात समझ में आई? चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें क्या दिया गया था कि जो शुद्ध बेंजीन है उसका वाष्प दाब दिया था। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्या होगा? P0A। हमने अभी पढ़ा था बेंजीन जो है वो विलायक होगा, इसलिए हमने A लिख लिया है। P0A कितना दिया था? 0.850 बार। फिर उसके बाद उसने हमसे कहा था जो अनअपघट्य है यानी कि WB, उसका भार, उसका द्रव्यमान उसने कहा था 0.5 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन कहता था कि 39 ग्राम, कितना? 39 ग्राम बेंजीन, क्या? बेंजीन यानी कि WA। ये बात समझ में आई। और इसका हमें अणुभार भी दिया गया है MA 78 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा कि जो प्राप्त विलयन है उसका जो वाष्प दाब है वो कितना होगा? 0.845 बार। यहाँ तक समझ में आया। और इसने कहा कि MB का मान ज्ञात करो। तो अब देखो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें से हमें यहाँ पर सारी वैल्यू दी गई है और एक वैल्यू को ज्ञात करना है। WA का मान हमारे पास है, MA और WA का मान भी है, P0A और PA का मान भी हमारे पास है। हमें MB का मान निकालना है जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है। तो फॉर्मूले में मान रखो WB, सबसे पहले लिखना में WB का मान कितना है? 0.5 ग्राम मल्टीप्लाई MA का मान 78 ग्राम। इसके बटे में लिखेंगे हम MB तो हमें ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई WA का मान हमारे पास है 39 ग्राम। ठीक है। उसके बाद बराबर P0A का मान हमारे पास है 0.850 माइनस PA का मान है 0.845। यहाँ तक समझ में आया? और अपॉन में लिखना है P0A का मान जो कि है 0.850। अब देखो कैलकुलेशन में कोई बच्चा ये नहीं करेगा, इससे इसको काट देगा,
बिल्कुल गलत तरीका है। जब तक हम इन दोनों को माइनस नहीं कर देते तब तक हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही मल्टीप्लाई में कोई यूज़ कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? जब तक हम इन दोनों को घटा नहीं देंगे हम इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम घटाने वाला स्टेप करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करने का स्टेप करेंगे। बात समझ में आई? अब ध्यान देंगे 39 जो होता है 78, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें से इसको हम घटाने वाले हैं, तो हमारे पास जो मान आएगा वो होगा 0.5 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आने वाला है 1 बटे में MB बराबर, इसमें से इसको घटाओ तो ये बचेगा 0.005 और अपॉन में 0.850। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट है नीचे भी। अब देखो 5 से वैल्यू आसानी से काट सकते हो, तो हम इसको पहले 5 से काट लेंगे। 5 से काटोगे तो ये आएगा 5 ही कम 5, यहाँ पर बचा हमारे पास 3, 5 सते 35 और 0 ऐसे का ऐसा ही। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या बची है 1/170 और 1/MB। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 170 की मल्टीप्लाई हमारे पास होने वाली है 1 में और MB की मल्टीप्लाई होने वाली है 1 में। तो ये हो जाएगा MB बराबर 170, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MB बराबर 170। और MB हमारा मोलर द्रव्यमान है, इसलिए इसका मात्रक होगा ग्राम मोल इनवर्स। देखो ध्यान रखना, मात्रक लिखना कभी नहीं भूलना है। अगर मात्रक लिखना भूल जाओगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। हमेशा मात्रक को लिख कर आओगे। न्यूमेरिकल समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कहीं पे भी कोई समस्या? आगे चले? चलो तो फिर आगे चलते हैं। देखो हमने पढ़ा था अनुसंख्यक गुणधर्म, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। अब देखो ये जो ऊपर लाइनें लिखी ना, ये बड़ा चढ़ा कर लिखना होता है बिल्कुल डिटेल में बताने के लिए, नहीं तो मोटा मोटी बात वही है जो मैंने आपको बताई थी, कणों की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ तक बात समझ में आई? और फिर इसने आगे कह दिया कि किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ के साथ में केमिकली, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ मतलब है तो कणों की संख्या से। ये बात समझ में आई? फिर हमने पढ़ा था जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला पढ़ा था हमने वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा परासरण दाब। ये बात समझ में आई? फिर आज हमने इसमें से पहला टॉपिक क्लियर किया, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन हमने पढ़ा, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का। अब देखो विलय जो है इसने अवाष्पशील कह दिया, यानी इसका मतलब विलय का कोई वाष्पदाब नहीं लगेगा इसमें, युक्त विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल अंश के। इसमें यहाँ पर समानुपाती होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समानुपाती हो गया, PA समानुपाती है XA के। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नियतांक P0A, जिसको राउल्ट ने दिया था, है ना। अब इसके बाद हमने क्या किया था, वही कैलकुलेशन, इसको डिवाइड में लेके गए थे इसका मान निकालने के लिए। फिर उसके बाद हमने बाकी सारी कैलकुलेशंस की थी। देखो ये कैलकुलेशंस आपको समझ में नहीं आएगी, जो मैंने कैलकुलेशन पहले कराई थी वो इजी है, उसी से ही करना। उसके बाद हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, समझ में आया था ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी आपको, बहुत ही जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक रह गया है क्वथनांक में उन्नयन, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। किसमें पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।